Hello and welcome to JK Civil Services. In this video lecture, we will cover one of the most important topic of background of Indian polity, that is making of Indian Constitution. ठीक है ना? देखो, सबसे पहले मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले आइडिया जो है 1934 में दिया एम.एन. रॉय ने कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो होनी चाहिए. ठीक है, आइडिया वाज गिवन बाय एम.एन. रॉय. ही वाज अ कम्युनिस्ट पार्टी लीडर. ठीक है, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लखनऊ सेशन में ऑफिशियली डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को. इसके बाद 1935 के बाद 1940 में अगस्त ऑफर आता है, 8 अगस्त को अगस्त ऑफर आता है, जिसमें इंडिया ने दो चीज़ें डिमांड की थी. वन वाज डोमिनियन स्टेटस एंड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन इसमें एक्सेप्ट कर दिया गया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो फ्रेम होगी. ठीक है, 1942 में फाइनली क्रिप्स मिशन आता है. सर स्टैफर्ड क्रिप्स आते हैं, क्रिप्स मिशन. ठीक है ना, इसमें बोलते हैं कि ठीक है, इंडिया कैन फ्रेम इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली इफ, यहाँ पर एक कंडीशन रख दी, अगर कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट विल बी एक्सेप्टेड बाय बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग. बट होता क्या है कि मुस्लिम लीग जो है रिजेक्ट करती है, तो क्रिप्स मिशन भी जो है वो फेल हो जाता है. अल्टीमेटली 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान तीन मेंबर्स होते हैं इसमें, पी लॉरेंस, LAWRENC, पी लॉरेंस, अलेक्जेंडर AV अलेक्जेंडर एंड सर स्टैफर्ड क्रिप्स इसमें होते हैं. 3 मेंबर होते हैं. ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो प्लान है, दे पुट फॉर द प्लान ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. तो फाइनली किस में आया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्लान? मिशन, कैबिनेट मिशन में. ओके, देखिए इसके बाद प्लान आ गया कैबिनेट मिशन प्लान में. इसके बाद फ्रेम होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी. ठीक है ना, टोटल स्ट्रेंथ 389 मेंबर्स थे, डिवाइडेड इनटू 296 जो थे ब्रिटिश इंडिया से थे और रेस्ट 296 ब्रिटिश इंडिया से थे. रेस्ट ऑफ द मेंबर्स वर फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है ना, ब्रिटिश इंडिया के जो थे वो आगे डिवाइडेड थे इनटू 292 गवर्नर जनरल प्रोविंसेस से और ये चीफ कमिश्नर्स, यानी कि समझ लीजिए आज की स्टेट्स और यूटीज. ठीक है, इतने मेंबर्स जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स में थे. 93. इसके बाद आता है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है. पहली मीटिंग फर्स्ट सेशन की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो पहला सेशन था, उसकी पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में हुई, जो 211 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया. नंबर क्यों कम हुआ? क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुस्लिम लीग ने जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बाइकआउट कर दिया था. दे वांटेड एन डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट, अलग से उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी थी. ठीक है ना, टोटल 11 सेशन हुए, टाइम पीरियड लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन. सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इलेक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट. इनको चूज किया फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस है, जहां पर एल्डेस्ट मेंबर को चूज किया जाता है प्रेसिडेंट. लेटर इलेक्ट किया गया राजेंद्र प्रसाद को एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, लेकिन इसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे, H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचार्य. लीगल एडवाइजर बना दिया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सर B.N. राव को. ठीक है ना, इसी के बीच क्या होता है प्रोसेस में 1946 में 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जो है वो मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वाज अडॉप्टेड, जिसको अडॉप्ट किया 22 जनवरी 1947 को. अब जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था कि अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्टेड एज अ ब्लूप्रिंट, जिसको देख के कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रेम किया जाएगा. ठीक है, इसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का प्रोसेस चल रहा है. साइड बाय साइड क्या हो रहा है, साइड बाय साइड 1947 में क्या हुआ, माउंटबेटन प्लान आ गया इसी के बीच. ठीक है, माउंटबेटन प्लान आ गया, इसने लाया माउंटबेटन प्लान, इसको पार्टीशन प्लान भी कहते हैं, जिसको INC और मुस्लिम लीग दोनों ने एक्सेप्ट किया. तो इसी प्लान में पार्टीशन हो गई. ठीक है ना, बेस्ड ऑन माउंटबेटन प्लान पर ही बेस्ड, इसी में माउंटबेटन प्लान में ही इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को भी इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में. ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था इंडिपेंडेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया था 14 जुलाई. यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लेना, बिल को इंट्रोड्यूस किया 14 जुलाई, उसको रॉयल एसेंट मिला 18 जुलाई 1947 को, और एनफोर्स कब हुआ, इंडिपेंडेंट कब हुए हम, 15 अगस्त
1947 को, ठीक है ना। हो गया ये माउंटबेटन प्लान आ गया। इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, जिसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लीजिए क्या क्या है। पहला पता ही हमें, एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, फिर पार्टीशन हो जाती है इंडिया की, इसी एक्ट में प्रोविजन है। ऑफिस ऑफ वाइसरॉय जो है एबॉलिश हो जाता है, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन है जो है वो एक्ट करता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टिल 1948। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये परफॉर्म कर रही है दो फंक्शन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, नंबर सेकंड पार्लियामेंट, एज ए पार्लियामेंट भी अब यही बैठ रही है। क्यों, कब तक इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 26 नवंबर 1949 तक, दिस इज द डेट जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। और जब यही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एज ए पार्लियामेंट बैठ रही है, तब इसको हेड कर रहा है जीवी मवलंकर। एंड व्हेन ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, इट्स सिट एज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तब इसको हेड करता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट प्रोविजन ये था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एक फुली सवरेन बॉडी बना दिया गया, यानी कि अब इस पर कोई भी फॉरेन कंट्रोल नहीं था। मतलब ये ब्रिटिशर्स का कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ रिपील कर सकती थी, कोई भी नया लॉ ऐड कर सकती थी। और साथ ही साथ जब तक हम 47 में फ्री हुए, 1947 में फ्री हुए, अप टू 50 तक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहा हमारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी कि तब तक 1935 का एक्ट एक्टेड एज द टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज की डिफरेंट कमिटीज़ बनी, डिफरेंट टास्क के लिए डिफरेंट कमिटीज़ बनी। 8 मेजर कमिटीज़ थी गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, 8 कमिटीज़ के आपको नाम पढ़ने हैं, ठीक है ना, और नाम उनके याद भी रखने हैं। साथ ही साथ 13 माइनर कमिटीज़ थी, माइनर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर कमिटीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके चेयरमैन BR अम्बेडकर थे। फिर जवाहरलाल नेहरू 3 कमिटीज़ के हेड थे, ठीक है, इनको आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा। यूनियन और स्टेट्स, ठीक है ना, स्टेट्स कमेटी के भी यही हेड थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, फिर राजेंद्र प्रसाद वाज हेड ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड स्टीयरिंग कमेटी, और साथ ही साथ वल्लभ भाई पटेल एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, इसकी फिर आगे सब डिवीजन थी, ये देख लीजिए। माइनर कमेटीज 13 थी, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इट वॉज फ्रेम्ड ऑन 29 अगस्त 1947 को ये सेटअप हुई थी, और चेयरमैन इसका डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसके जो 7 टोटल मेंबर्स थे, ठीक है, ये हैं गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव एंड TT कृष्णमाचारी वर द 7 मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब बात आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट कब हुआ, कंप्लीट हुआ। एनैक्ट कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। कुछ प्रोविजन जो है इसी दिन फोर्स में आए, जैसे हमारा सिटीजनशिप इलेक्शन, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को एनैक्टमेंट डेट है, लेकिन इस दिन 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे, ठीक है ना। लेकिन एनफोर्स कब हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, 26 जनवरी 1950 को, जब हम अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। 26 जनवरी को क्यों चूज़ किया, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी को चूज़ किया गया था पूर्ण स्वराज डे। कब, 1929 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, कहाँ पर, लाहौर में, दिसंबर 20, इस दिन अनाउंसमेंट की थी कि हम 26 जनवरी को मनाएंगे पूर्ण स्वराज डे, और पूर्ण स्वराज को ही कॉमेमोरेट करने के लिए 26 जनवरी वॉज चूजन एज द एनफोर्समेंट डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एनफोर्स हो जाता है, ठीक है ना, कमेंस हो जाता है, एनफोर्स हो जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा था, और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1935 को रिपील किया जाता है, विदड्रॉ किया जाता है। ओके, सो आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इट इज़ प्रीएम्बल, ठीक है। प्रीएम्बल, जिसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ओके। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के का आइडेंटिटी कार्ड, सी बुक्स होती है ना, बुक्स के फ्रंट पेज पे एक प्रीफेस दिया होता है, इट इज़ लाइक दैट, ठीक है ना। जो आइडिया है प्रीएम्बल का, कहाँ से लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से लिया गया, आइडिया USA से लिया गया, लेकिन प्रीएम्बल के अंदर जो कंटेंट लिखा है वो कहाँ से लिया गया, इट वॉज टेकन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था, जो हमने अभी पढ़ा। ओके, नेक्स्ट
थिंग अबाउट प्रियम्बल, ये देखिए हमारा प्रियम्बल का टेक्स्ट है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये चीज़ क्या सिग्निफाई करता है कि वी द पीपल, अथॉरिटी, यूज द अथॉरिटी, वी द पीपल, ठीक है। इसके बाद सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड डिग्निटी। ये चीज़ सिग्निफाई करती है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। और ये चीज़ क्या सिग्निफाई करती है, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव करने हैं, ठीक है। नेचर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये ऑब्जेक्टिव्स, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ठीक है ना। हम वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। नाउ पहला वर्ड है सॉवरेन। सॉवरेन का क्या मतलब है? सॉवरेन मीन्स फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर, कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है। क्या? इंडिया इज अ सॉवरेन स्टेट। स्टेट पॉलिटी में स्टेट इज इक्वल टू कंट्री, स्टेट और कंट्री को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। इंटरनली और एक्सटर्नली हम फ्री हैं। नंबर सेकेंड इज सोशलिस्ट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, प्रियम्बल सो फार अभी तक सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है और 3 वर्ड्स आए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स आए हैं, ठीक है ना। और अमेंडमेंट कौन सी थी? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। व्हाट डज सोशलिस्ट मीन? सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, मीन्स द प्रोडक्शन इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमारा क्या है? वी हैव आवर ओन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म, ठीक है ना। हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, गांधीयन सोशलिज्म है, यानी कि दाउ मीन्स द प्रोडक्शन आर इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट बट इट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, ठीक है ना, पॉवर्टी को कम करने के लिए, ठीक है ना। नंबर सेकंड सेक्युलर, ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट से आया। सेक्युलर मीन्स हमारा पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है। इसका क्या मतलब है कि मीन्स ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल, ओके। डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेसी, सिंपल इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसका मतलब क्या है कि हमें पॉपुलर सवरेनिटी दी गई है, दैट मीन्स पीपल, लोगों को पावर है दैट दे कैन इलेक्ट देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स। एट द एंड रिपब्लिक, यानी कि हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट जो है ना वो इलेक्टेड है, इनडायरेक्ट इलेक्शन। हेड ऑफ स्टेट कौन है? हमारा प्रेसिडेंट, इलेक्टेड है, ना कि ब्रिटेन की तरह मोनार्क है, हेरिडेटरी हेड नहीं है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं? क्यों? क्योंकि पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, उसके बाद प्रियम्बल को उसमें ऐड कर दिया गया था, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? ये इसको पहले डेल्ट किया, इट वाज पहला बेरूबरी यूनियन केस हुआ 1960s में, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि पार्लियामेंट जो है, सॉरी, प्रियम्बल जो है इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियरली सिग्निफाई कर दिया। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस की जजमेंट आती है। इट इज़ अ 13 जज बेंच, लार्जेस्ट सो फार, ठीक है, 13 जजेस का ये बेंच था। प्रियम्बल, इसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इट कंटेन इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ से आती है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मतलब क्वेश्चन अराइज होता है, एक, प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं? केशवानंद भारती केस में ये बता दिया, इसने ओवर रूल कर दिया बेरूबारी यूनियन केस को, ठीक है, पार्ट है। नंबर सेकंड ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या हम इसको अमेंड कर सकते हैं कि नहीं? अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा अभी तक सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुई है। नंबर सेकंड, ये प्रोविजन, इसमें ये रूलिंग दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है अंडर आर्टिकल 368 प्रियम्बल को एज ए होल अमेंड कर सकते हो, लेकिन यू कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक डॉक्ट्रिन, बेसिक फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल। बेसिक फीचर्स क्या है? डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, सोशल, सेक्युलर नॉट सोशल, सेक्युलर, ठीक है ना, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। फिर लेटर ऑन एसआर बोमाई केस और लाइफ ऑफ LIC ऑफ इंडिया केस में भी क्लियरली मेंशन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है यहाँ पे। साथ ही साथ प्रियम्बल जो है इट इज इंटेग्रल पार्ट बट इज नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। जैसे हमारा कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, वी कैन गो टू कोर्ट। हम इसको लेके हम ये नहीं बता सकते कि हमारा प्रियम्बल में कोई वायलेशन हुआ है, ठीक है, हम कोर्ट नहीं जा सकते। ओके, दैट वाज ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्रियम्बल। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ओके, सी Part 1 of the Constitution deals from Article 1 to
4. सी ये जो सेम सिमिलर टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं ना, राइट नाउ वी हैव 22 पार्ट्स, ठीक है ना, एंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रेजेंट में देख लीजिए कितना है. दिस इज होमवर्क फॉर यू. आर्टिकल्स जो है 1 to 4 जो सिमिलर टाइप ऑफ आर्टिकल्स होते हैं ना, उनको एक पार्ट में डाला जाता है, ठीक है ना. 1 to 4 डील करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के साथ, तो ये पार्ट 1 में इसमें डाला गया है. देखिए अब आर्टिकल 1 क्या है, दो चीज़ें इसमें डिफाइन की गई है, नेम एंड टाइप ऑफ पॉलिटी क्या है इंडिया का, ठीक है ना. जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रेम कर रही थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो देयर वाज अ डिबेट ओवर द नेम ऑफ द इंडिया, कि हम नाम क्या रखें, इंडिया को इंडिया रखें या भारत रखें. तो दोनों को इंक्लूड कर दिया, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स है रादर देन फेडरेशन नहीं है. तो हम कहते हैं कि इंडिया इज क्वासी फेडरल लेकिन यूनियन ऑफ स्टेट्स. यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स जो है इकट्ठी होकर उनने एक यूनियन बना दिया है. लेकिन इंडिया में क्या है, वी हैव अ क्वासी फेडरल बट यूनिटरी टिल्ट है. हमारा जो है इंडिया, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, ठीक है ना. फेडरल स्ट्रक्चर कैसे है, पावर का डिवीजन है, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर है, फिर स्टेट्स में डिवीजन क्या है, सीएम है, ठीक है. द पावर को डिवाइड किया है लेकिन सेंटर हमारा फिर भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है. सो वी आर क्वासी फेडरल विद यूनिटरी टिल्ट. ओके, नंबर सेकेंड. ओके, अब आता है आर्टिकल 2. आर्टिकल 2 क्या देता है, इट ग्रांट्स 2 पावर्स देता है पार्लियामेंट को. नंबर 1, टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, नई स्टेट्स इंक्लूड कर सकते हैं, नई टेरिटरीज. पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स. जो आर्टिकल 2 है ना, ये डील करता है विद द स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया. लाइक एडमिट किया किसी और कंट्री की कोई स्टेट है, मान लीजिए बांग्लादेश की, उसको जब इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड कर दिया तो वो इसमें मेंशन है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यूज़, कोई नया ही आइलैंड समझ लिए, ठीक है, इसको जब इंक्लूड कर दिया दैट मीन्स एस्टैब्लिश न्यू स्टेट. आर्टिकल 3 अथराइजेज द पार्लियामेंट टू, देखिए अब ये करता है, इट डील्स विद आर्टिकल 2 डील्स विद दोज पार्ट विच आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, बट आर्टिकल 3 डील्स विद दोज पार्ट जो इंडिया का पार्ट है ऑलरेडी, ठीक है ना. आर्टिकल 3 में इंडिया जो पार्लियामेंट जो है नई स्टेट्स फॉर्म कर सकता है बाय यूनाइटिंग 2 स्टेट्स और बाय उनको टेरिटरीज को तोड़ के, ठीक है, इंक्रीज कर सकता है किसी भी स्टेट का एरिया, डिमिनिश कर सकता है, कम कर सकता है, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है, या नाम भी किसी स्टेट का चेंज कर सकता है. लेकिन आर्टिकल 3 में कुछ इससे पहले कुछ प्रोसीजर, ये सब करने से पहले पार्लियामेंट में कुछ प्रोसीजर जो है फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है. जब भी बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में टू क्या ऑल्टर द बाउंड्रीज और चेंज द नेम ऑफ द स्टेट, इससे पहले बिल जो है डायरेक्ट पार्लियामेंट में जो है इंट्रोड्यूस नहीं होता, पहले प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है, ठीक है. प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है और पार्लियामेंट में भेजने से पहले जो बिल है इसको भेजा जाता है टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट. जिस स्टेट के लिए हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, जैसे किसी का अगर हम नाम चेंज कर रहे हैं, किसी की टेरिटरी चेंज कर रहे हैं, तो उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल भेजते हैं. पहले प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव में भेजा, स्टेट लेजिस्लेचर जो है विद इन टाइम लिमिट अपनी जो रूलिंग है भेजता है. लेकिन जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो व्यू है दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द पार्लियामेंट, ठीक है ना. जैसे आंध्र स्टेट से जब आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना बना था, तो आंध्र प्रदेश की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आई गेस बिल पास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी सेंटर ने, ठीक है, और सेंटर ने जो है आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर दिया था, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में. तो मतलब क्या, स्टेट असेंबली की जो व्यू है वो बाइंडिंग नहीं होती है. ओके, नेक्स्ट इज आर्टिकल 4. जो आर्टिकल 4 है ये क्या कहता है कि टू पास द लॉज ऑफ फॉर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3. आर्टिकल 2 के रिलेटेड या आर्टिकल 3 के रिलेटेड कोई भी लॉ अगर आपको पास करना है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट करें. अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368 डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना. ये चीज़ हम सिंपल मेजॉरिटी से भी कर सकते हैं. सिंपल मेजॉरिटी मतलब 50+1, इसको बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी कहते हैं.
सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी हम आगे डिटेल से करना है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। देखिए 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो गए, ऑलराइट, 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो गए। उससे पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में थी। डिवीजन ऑफ स्टेट्स क्या था, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ठीक है ना, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, प्रिंसली स्टेट्स थी। लेकिन जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिला तो सबसे पहले 1948 में 47 टू 48 जो है डिमांड हुई लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, यानी कि लैंग्वेजेस के बेसिस पर, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले 1948 में कमीशन बना, ठीक है ना, जिसे कहते हैं धर कमीशन। ओके, इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में सबमिट की और इसने क्लियरली, धर कमीशन में क्लियरली मेंशन कर दिया गया कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेजेस के बेसिस पे मेनली ये डिमांड साउथ वाली साइड की स्टेट्स कर रही थी। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि स्टेट्स को बनाया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से, ना कि लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है ना, लिंग्विस्टिक बेसिस से नहीं, ठीक है ना। ये थी रिपोर्ट धर कमीशन की। फिर JVP 3 मेंबर्स की कमेटी है ये, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पिताभाई सीतारमैया, 3 लोग, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पिताभाई सीतारमैया। कमेटी रिपोर्ट देते हैं 1949 में और ये फॉर्मली रिजेक्ट करते हैं अब इसमें कि लैंग्वेज को हम बेसिस नहीं बनाएंगे फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। हालांकि जब ये हुआ, जब ये इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट की, इसके बाद बहुत स्ट्रांगली जो है इसकी एजिटेशन हुई साउथ वाली साइड, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली अक्टूबर 1953 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मजबूरन जो है पहली लिंग्विस्टिक स्टेट जो है आंध्र प्रदेश नहीं है, ये आंध्रा स्टेट जो है हमारी पहली लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर्म हुई बाय सेपरेटिंग तेलुगु पीपल फ्रॉम मद्रास, ठीक है ना। मद्रास में तेलुगु स्पीकिंग पीपल को अलग करके उनके लिए आंध्र स्टेट बना दी। आंध्र प्रदेश के साथ इसको नहीं जोड़ना। जब आंध्र स्टेट के साथ जब हैदराबाद मिला तब जाके ये आंध्र प्रदेश में बना, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश नहीं, यहाँ पे आंध्र स्टेट है। ओके, इसके बाद क्या होता है कि 1953 में पहली अब बन गई लिंग्विस्टिक स्टेट हमारी आंध्र स्टेट। 1953 में एक और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनती है जिसे कहते हैं फजल अली कमीशन। 3 मेंबर बॉडी थी है जिसमें फजल अली वॉज द चेयरमैन, बाकी 2 मेंबर्स थे KM पनीकर एंड HN कुंजरू। ये अपनी रिपोर्ट देते हैं 1955 में। देखो नाउ दीज पीपल वर वेरी स्मार्ट। इन्होंने ब्रॉडली एक्सेप्ट किया लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। लैंग्वेज को हम बेसिस रखते हैं, मानते हैं, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट किया क्या, 1 लैंग्वेज 1 थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट किया। यानी कि एक स्टेट में अब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज वाले लोग होंगे, बट यू नो काइंड ऑफ दे शोड काइंड ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है ना। 1 लैंग्वेज 1 स्टेट वाले इसको प्रोविजन को इन्होंने इसमें हटा दिया, ठीक है ना। सो इसके बाद फॉर्मेशन हुआ डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट स्टेट्स का। जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा पहले UT थी, ये स्टेट कब बन गई। इसी तरह झारखंड वॉज फाउंड बाय द बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2000, ठीक है ना। इसको आप या तो इस PDF से पढ़ लीजिए या फिर किसी और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लीजिए। आई थिंक ये इसको एक रीड देना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।